अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर युस्रा है और मैं माहिर अमराज जच्चा बच्चा हूँ। एक कॉमन टॉपिक जो कि हमारी अवामुन्नास में बहुत सी गलतफहमियों का बाइस भी बनता है और इससे मुतालिक बहुत से सवालात भी पूछे जाते हैं। हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी और इस टॉपिक पे अपनी राय का इजहार करूँगी। हेल्थ पॉइंट का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम डॉक्टर्स को मौका देते हैं कि हम अपने इनके प्लेटफॉर्म से अपने मरीज़ों तक अपनी अवामुन्नास को आगाही दें, क्योंकि अमूमन हमारे पास ये मौका नहीं होता कि हम अपनी आवाम को आगाही दे सके, जबकि आगाही और शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत कॉमन टॉपिक के फाइब्रॉइड, जिन्हें आप अपनी ज़बान में फाइब्रॉइड कहते हैं और आम आवाम की ज़बान में इनको बच्चादानी में रसोलियाँ कहा जाता है। क्या इससे औरत माँ बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है, ऐसा मुमकिन होता है। फाइब्रॉइड यानी कि जिन ख़वातीन की बच्चादानी में रसोलियाँ होती हैं वो कंसीव भी करती हैं, हामला भी हो जाती हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी होती है। इसके साथ ही नॉर्मल डिलीवर भी हो सकती हैं, ऐसा मुमकिन होता है और जी बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसमें थोड़े से पॉइंट्स हमें देखने होते हैं। पहली बात तो यह है कि एक बड़ा आप ये कह लें कि आम सवाल जो कि अवाम के जहन में आता है कि क्या ये फाइब्रॉइड शादीशुदा ख़वातीन में होते हैं या ये कवारी बच्चियों में भी होते हैं। ये कवारी बच्चियों में भी पाए जाते हैं, ऐसी बच्चियाँ जो कि हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा करने की एज में होती हैं, जिसकी रेंज आप ऑलमोस्ट कह लें कि 20 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स है। इन बच्चियों में या इन ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइब्रॉइड्स ऐसे आप कह लें रसोलियाँ हैं कि जिनका ताल्लुक खातून के जिस्म में पाए जाने वाले दो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से है, और इसमें भी ज़्यादा इफेक्ट इसको ईस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं करता। ये दो बेसिक हार्मोन्स हैं जो कि खातून के जिस्म में पाए जाते हैं और इसमें ज़्यादा रोल ईस्ट्रोजन का है, प्रोजेस्टेरॉन का भी इतना रोल नहीं होता। जैसे ही माहवारी बंद होने की तरफ आती है जिस्म में, खातून के जिस्म में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है तो वैसे वैसे रसोलियाँ खुद ही ख़त्म होती जाती हैं। तो अमूमन 20 साल से 45 साल की ख़वातीन के जिस्म में इनकी रेशो ज़्यादा है। अब देखिए, डिपेंड करता है पहली बात कि ये कवारी बच्चियों में भी पाए जाते हैं। दूसरी बात, कंसीव करना यानी कि हमल का ठहरना डिपेंड करता है फाइब्रॉइड के साइज पे कि ये किस साइज का है। अगर तो ये छोटे साइज का है, छोटा साइज आप ये कह लें कि अगर ये 2.2 सेंटीमीटर या 3.3 सेंटीमीटर, या अगर मैं 4 से 5 सेंटीमीटर का भी फाइब्रॉइड लूं, यानी कि जितना एक आप ये कह लें कि एक बड़ा सेब होता है, अगर उस साइज का भी फाइब्रॉइड जो है यानी कि रसोली जो है बच्चादानी में है, तो उसके साथ भी कंसीव किया जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आया ये बच्चादानी के किस हिस्से में है। आया ये बच्चादानी के ऊपर वाले हिस्से में है, बच्चादानी की दीवारों पे है, बच्चादानी की पिछली साइड पे है, या ये कहीं बच्चादानी के मुंह पे तो नहीं है। कंसीव करने का इससे भी आप ये कह लें कि ताल्लुक होता है। अगर तो ये बच्चादानी के मुंह पे आता है तो इससे कंसेप्शन का प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस सेंस में हो जाता है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मिलाप करते हैं तो जो मर्द का मादा है, जिसे हम अपनी ज़बान में सीमन कहते हैं या आम ज़बान में से मनी कहा जाता है, उसका फिर जो औरत की बच्चादानी तक पहुंचना है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऐसे केसेस अगर इस तरह की ब्लॉकेज हो यानी कि बच्चादानी के मुंह पे हो तो फिर इनको हमें रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद खातून कंसीव करती है। लेकिन अगर ये बच्चादानी के ऊपर हिस्से में, पिछली दीवार में या साइड वाली दीवारों पे हो तो फिर इससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, खातून कंसीव कर लेती है। कंसेप्शन के बाद एक बात और जहन में रखें कि जब माँ हामला होती है, वो कंसीव करती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि बच्चे की ग़ज़ा के लिए जब अवल बनना शुरू होती है तो खून का जो बहाव है वो माँ के जिस्म से बच्चादानी की तरफ बढ़ता है, जिससे ये जो फाइब्रॉइड्स हैं, ये रसोलियाँ जो होती हैं, इनकी भी ब्लड की सप्लाई यानी कि खून की जो इनकी तरसील है वो बढ़ती है। इससे बाज़-औक़ात ये होता है कि साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती हैं और उसकी वजह से मिसकैरेज भी हो सकते हैं, यानी कि हमल ज़ाया भी हो सकता है। वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश, जिसे हम अपनी ज़बान में प्रीटर्म बर्थ कहते हैं, वो भी हो सकती है। बाज़-औक़ात ये रसोलियाँ साइज़ में इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ये माँ को तकलीफ देना शुरू कर देती हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में रेड फाइब्रॉइड या रेड डिजेनरेटिव फाइब्रॉइड का नाम देते हैं। ये साइज़ में बड़ी हो जाती हैं और ये माँ को बहुत तकलीफ देती हैं और ये क्रिटिकल इमरजेंसी होती है जिसमें हमें फ़ौरन ऑपरेट करके फाइब्रॉइड निकालने पड़ते हैं। लेकिन उस केस में भी प्रेगनेंसी सेफ हो सकती है कि अगर आप फाइब्रॉइड निकाल दें तो फिर भी प्रेगनेंसी सेफ रहती है। दूसरा ये है कि बाज़-औक़ात ये फाइब्रॉइड जो हैं ये इतने बड़े होते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकते पेशेंट को। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि अगर ये ब्लॉकेज कर दें यानी कि बच्चादानी के मुंह पे आ जाए तो जैसे एक कंसीव करना यानी कि हमल ठहरना एक मुश्किल प्रोसेस होता है, इसी तरह अगर ये बच्चादानी के निचले हिस्से में ज़्यादा हो तो फिर बच्चे का नॉर्मल डिलीवर होना एक मुश्किल काम होता है, जिसमें हमें सजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। बाज़ मरीज़ ये कहते हैं कि जी आप जब हमारा सजेरियन करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करते हैं, तो उसी दौरान ये रसौलियाँ निकाल दें। तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने ये आती है कि चूँकि मैंने आपको पहले कहा कि इस दौरान बच्चादानी की खून की तरसील बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो फाइब्रॉइड्स या रसौलियाँ हैं इनकी भी खून की तरसील बढ़ती है। तो उस दौरान सजेरियन के दौरान इनको निकालना माँ के लिए खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम उसमें ये कहते हैं कि आप बच्चे की पैदाइश के 6 हफ्ते बाद या ज़्यादा भी हो जाए तो तकरीबन 6 महीने बाद
हमारे पास आएँ, उसके बाद फिर हम ऑपरेट करके इनको निकाल देते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में मायोमेक्टमी का नाम देते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही हो, खातून इनका साइज़ बहुत बड़ा हो और इनकी वजह से माँ जो है वो हामला ना हो सक रही हो, तो हम ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप कंसीव करने से पहले इसको निकाल दें, मायोमेक्टमी। अगर तो देखिए हम इन फाइब्रॉइड्स को निकालें तो हम इनको अपनी ज़बान में मायोमेक्टमी का नाम देते हैं, फिर उसमें हम मायोमेक्टमी करते हैं और उसके बाद खातून के कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइब्रॉइड्स के साथ कंसीव किया जा सकता है। अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो तो उसका भी इलाज मौजूद है। मायोमेक्टमी हो सकती है, यानी कि बच्चादानी बचा ली जाए, बच्चादानी ना निकाली जाए, सिर्फ ये रसोलियाँ निकाल दी जाए, तो उसमें भी माँ के यानी कि खातून के हमला होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हेल्थ पॉइंट का शुक्रिया कि एक कॉमन टॉपिक पे उन्होंने बात करने का मुझे मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म से ये अवामुन नास में शऊर और आगे ही बेदार कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ और इनकी तहे दिल से इनकी मदाह हूँ कि इन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो अवाम तक पहुँचा सकूँ।